तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ब्रिटिशकालीन शैक्षणिक विकास या ब्रिटिशकालीन शिक्षा के तहत अभी तक 2 क्लास कर चुके हैं और उसमें हम लोगों ने जिन चीज़ों का अध्ययन किया वो ये कि ब्रिटिश काल से पूर्व शिक्षा की क्या व्यवस्था थी। ब्रिटिश जब आए उन्होंने जो सर्वेक्षण करवाया तो उसमें उनके पहले की शिक्षा के क्या आंकड़े प्राप्त हुए और फिर ब्रिटिश के आरंभिक समयों में शिक्षा के क्षेत्र में ब्रिटिश कंपनी या अन्य कंपनियों या ईसाई मिशनरियों के द्वारा या निजी व्यक्तियों के द्वारा क्या प्रयास किए गए। साथ ही साथ यह भी अध्ययन किया हम लोगों ने कि 1813 में के अधिनियम में जो 1 लाख रुपया प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान था उस पर किस तरीके से विवाद पैदा हुआ, प्राच्य पाश्चात्य विवाद, और फिर हम लोगों ने देखा कि उस प्राच्य पाश्चात्य विवाद का समाधान कैसे। यानी भारत में ब्रिटिशों ने जो शिक्षा के क्षेत्र में एक स्पष्ट नीति अपनानी शुरू की वो 1835 ईस्वी से जो मैकाले की घोषणा थी 1835 ईस्वी, उस मैकाले की घोषणा पहली घोषणा थी जिसे हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या भारत में ब्रिटिश शासन के आधिकारिक शिक्षा नीति थी। उस आधिकारिक शिक्षा नीति में जो तथ्य उभर करके सामने आए थे कि अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत में पाश्चात्य शिक्षा दिया जाए और ये पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दिया जाए। जब उनसे ये प्रश्न किया गया कि पाश्चात्य शिक्षा अंग्रेजी के माध्यम से दिया जाएगा तो भारत के जन समान शिक्षित नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पाश्चात्य शिक्षा का लेना अंग्रेजी के माध्यम से सिर्फ उच्च वर्ग के लोगों के लिए संभव है। तो इस तरीके से जो नीचे के वर्ग के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टिकोण से या सामाजिक दृष्टिकोण से, दोनों दृष्टिकोण से निम्न हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वो शिक्षित नहीं हो पाएंगे। तो मैकाले ने इसके लिए निस्यंदन का सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरीज के बारे में कहा था कि आप ऊपर वाले वर्गों को शिक्षित कर दीजिए तो उनसे शिक्षा छन छन करके जो है नीचे वाले वर्ग के पास चला जाएगा और वो शिक्षित हो जाएंगे। और देशी भाषा की पूरी उपेक्षा की उसने, और ये तथ्य रखा कि हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमको ऐसा व्यक्ति चाहिए भारतीय जो शरीर से तो भारतीय हो लेकिन आत्मा से अंग्रेजी हो। तो ये मैकाले की शिक्षा नीति की जो है वो एक मूल तत्व था, मूल बात थी। यहाँ तक की बातें कल के क्लास में हम लोगों ने देखा था। अब उसके बाद समय समय पर ब्रिटिश शासन के द्वारा शिक्षा में कुछ परिवर्तन किए गए। तो आज के क्लास में बिंदुवार हम लोग उन परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान, या ज़्यादा उपयुक्त होगा कि अब जो शिक्षा का विकास होगा वो ब्रिटिश शासन के दौरान, यानी जब अंग्रेजों ने पार्लियामेंट के माध्यम से या सम्राट के प्रत्यक्ष नियंत्रण में भारत को शासित करना शुरू किया, तो उस समय वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग नीतियां बनाई गई। उसमें पहला है वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जब शासन का अंतिम समय चल रहा था तो उस समय जो है ये घोषणा पत्र जारी किया गया था, यानी कंपनी का शासन अभी समाप्त नहीं हुआ। तो ये घोषणा पत्र क्या था और कितना महत्वपूर्ण था ये हम लोग क्लास में आज देखेंगे, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो पानी का दिया इसमें नया मार्कर को खराब कर दिया। बोर्ड ऑफ, या इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे नियंत्रक मंडल। ऐसे आपको पता था क्या बोलेंगे? नियंत्रक मंडल। इसका इंग्लिश होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो इस नियंत्रक मंडल के
अध्यक्ष थे और नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष कौन थे? इनका नाम था चार्ल्स वुड। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में घोषणा किया था। ये घोषणा वुड डिस्पैच के नाम से जानी जाती है। वुड डिस्पैच के नाम से जानी जाती है, ठीक है। और इसमें कुल 100 आर्टिकल था, 100 अनुच्छेद था। और इस वुड घोषणा पत्र में या वुड डिस्पैच में निम्न सिफारिशें की गई और इन सिफारिशों पर ध्यान देना होगा। सिफारिशें की, सबसे पहली बात ये कि इसमें निस्यंदन सिद्धांत यानी ट्रिकल डाउन थ्योरीज का आलोचना किया, कहा कि ये सही चीज नहीं है। साथ ही साथ दूसरा इसने ये कहा कि इसने लोक शिक्षा विभाग बने। लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की। उसके बाद तीनों प्रेसिडेंसियों में विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। उसके बाद एक प्रशिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण, एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना। ठीक है। और ये कहा कि निचले स्तर पर देशी भाषा में और उच्च स्तर पर अंग्रेजी भाषा में शिक्षा का प्रावधान किया। ये उसने कहा था। उसके बाद श्रेणीबद्ध स्कूलों की नींव डाली। इसी कारण से इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, उसके बाद आगे का सफर हम लोग तय करेंगे। तो जैसा कि अभी हमने कहा आपको
कि ब्रिटिश शिक्षा नीति मैकाले के द्वारा घोषित की गई थी, लेकिन मैकाले की शिक्षा ऐसी नीति ऐसी थी जिसका बनने के साथ ही विरोध होना शुरू हो गया। अब विरोध इस आधार पर हो रहा था कि देसी शिक्षा या कह लीजिए भारतीय भाषा का पूर्ण इसमें विरोध किया गया था। धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन परिपक्वता की ओर तो नहीं, बल्कि ये कह लीजिए कि उसमें राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई थी और अंग्रेज भी या ब्रिटिश शासक जो लंदन में बैठे हुए थे वो भी इस बात को महसूस कर रहे थे कि ईस्ट इंडिया का शासन ठीक नहीं है और ब्रिटेन में एक वर्ग बहुत काफ़ी मजबूत हो गया था कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त किया जाए। तो ऐसे परिवेश में जो शिक्षा से संबंधित मुद्दा था वो भी काफ़ी गर्म था। तो उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो उस समय के ब्रिटिश शासन की भारत में सबसे महत्वपूर्ण संस्था थी। जो लोग पूर्व में क्लास कर चुके हैं वो खैर इसको जानते होंगे, जो नए हैं उनके लिए हम बता दें कि ईस्ट इंडिया कंपनी को संचालित करने के लिए दो बॉडी था, एक निदेशक मंडल और एक नियंत्रक मंडल। निदेशक मंडल को इंग्लिश में बोलते थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और नियंत्रक मंडल को बोलते थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 से, उस समय से उसका अस्तित्व था, क्योंकि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी ऐसे कंपनी को कहते हैं कि जिसमें अनेक लोगों की पूंजी लगी रहती है व्यापार करने के उद्देश्य से, और अनेक लोग इसको नहीं चलाते हैं बल्कि अनेक लोग अपने बीच में से कुछ लोगों को चुन लेते हैं और उन्हीं लोगों के द्वारा कंपनी को चलाया जाता है। तो जिन लोगों को चुना जाता है वही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल कहलाता है। तो जिस समय से कंपनी थी उस समय से निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था, यही कंपनी को चलाता। जब 1772 का 73 का रेगुलेटिंग एक्ट बना तो उस समय इसकी सदस्य संख्या 24 कर दी गई। बाद में आए 1853 के अधिनियम के द्वारा इसकी सदस्य संख्या 18 कर दी गई। तो ये बॉडी हमेशा रहा, चूंकि यही बॉडी कंपनी को चलाती थी। एक प्रकार से कंपनी के शेयर होल्डरों के प्रतिनिधि थे। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, जो हम लोग पूर्व काल में देख चुके हैं, भी हाल ही फिलहाल पढ़ाए थे आपको प्रशासनिक विकास में, तो उसमें कंपनी को नियंत्रित करने के लिए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भी नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने नियंत्रक मंडल बना दिया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया 6 सदस्य। ये 6 के 6 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल के मेंबर थे और इनका काम क्या था कि कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से आदेश निकलेगा तो उसकी पुष्टि पहले नियंत्रक मंडल करेगा, तभी वो आदेश भारत पहुंचेगा। तो एक प्रकार से नियंत्रक मंडल निदेशक मंडल पर नियंत्रण बनाने वाली संस्था है। दूसरे शब्दों में कहें कि कंपनी के निदेशकों पर नियंत्रण लगाने के लिए ब्रिटिश कैबिनेट का एक छोटा सा वर्ग था जो इसके आदेशों की जांच करता था, और जब ये पारित आदेश को पर मुहर अपना लगा देता था तभी वो आदेश जो है भारत में जारी होता था। तीसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नियंत्रक मंडल निदेशक मंडल से ऊंचा था। आप समझ गए आप? तो ये जो चार्ल्स वुड थे ये नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो है अध्यक्ष थे, यानी प्रधान थे, और इन्होंने भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में एक घोषणा पत्र जारी की, एक डिस्पैच जारी किया। तो चूंकि काफ़ी महत्वपूर्ण था इसीलिए उनके नाम के सम्मानार्थ जो है
वो इसको हम लोग उड़ घोषणा पत्र या उड़ डिस्पैच के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी डिस्पैच शब्द इस्तेमाल कर देगा उड़ डिस्पैच लिख करके, तो आप घबराएंगे नहीं। और हिंदी में भी उड़ घोषणा पत्र लिख सकता है और उसका इंग्लिश उड़ डिस्पैच लिख सकता है। तो इसमें कुल 100 पॉइंट थे, या आप कह लीजिए 100 अनुच्छेद थे। बहुत सारी बातें थी, तो जो महत्वपूर्ण बातें थी जिसने शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए, हम बोर्ड पे उन्हीं को लिखा है और उसका आप एलोबरेशंस करने जा रहे हैं, उसकी अब व्याख्या करने जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, गौर से समझिएगा इस बात को, कि चार्ल्स वुड ने मैकाले की शिक्षा नीति की तारीफ की। ये टेक्निकलिटी आपको समझनी होगी, लेकिन आगे चल करके आप देखिएगा कि तारीफ तो की, लेकिन उसने जो चीज लागू किया था उसके अगेंस्ट में इसने लागू करने की सिफारिश की। मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध नहीं किया चार्ल्स वुड ने, कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन मैकाले की शिक्षा नीति में जो प्रावधानिक प्रावधान थे उसके विपरीत प्रावधान की सिफारिश की। तो फिर कैसा समर्थन, ये प्रश्न आता है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं मिलेगा, और जहां पर उत्तर नहीं मिलेगा पुस्तकों में, सिविल सर्विस में प्रश्न वहीं से किए जाते हैं। दिक्कत ये है, इसलिए हर जगह पर ऐसा बिंदु जब भी आए तो हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर छूट जाए तो आप भी इस पर ध्यान रखिए कि नहीं, इन बिंदुओं को समझाते हुए चलें। तो यहाँ पर इसका जवाब ये है कि वास्तव में चार्ल्स वुड भी तो अंग्रेज था, और शिक्षा के क्षेत्र में जो नीति मैकाले ने निर्मित की थी, उस नीति का मूल भाव क्या था? तो मूल भाव ये था कि हम भारतीयों को शिक्षित उद्देश्य से करें कि हमारे लिए ये भारतीय कलर के रूप में काम कर पाए। नेता नहीं बने, अफसर नहीं बने, क्लर्क बने, और शरीर से वो भारतीय दिखें, लेकिन आत्मा और मस्तिष्क से जो पूरी तरीके से अंग्रेज हो जाए। तो ये मूलभूत नीति थी, बेसिक पॉलिसी थी ब्रिटिश एजुकेशन का। तो इस पॉलिसीज का वुड विरोधी नहीं था, तो इस पॉलिसीज का समर्थन किया था वुड ने। इसीलिए कहा जाता है कि उसने मैकाले की शिक्षा नीति का समर्थन किया। बात समझ आ रही है? वो भी यही चाहता था कि हम शिक्षित इसलिए नहीं कर रहे हैं कि शिक्षा प्रदान करने से भारत के लोग नेता बनना शुरू हो जाए, या भारत के लोग जो है बड़े बड़े अफसर के पद पर बैठ जाए, या हमारे समतुल्य हो जाए, बल्कि वो भी यही चाहता था कि एक क्लर्क बने, एक ऐसा भारतीय बने जो अंग्रेज हो अंदर से, एक ऐसा भारतीय बने जो कार्यालयी बोझ को कम करे, कम पैसे में। तो ये जो मूलभूत उद्देश्य था मैकाले की, वही उद्देश्य वुड का भी था। इसीलिए कहा जाता है कि वुड ने मैकाले की शिक्षा नीति का समर्थन किया। लेकिन उसके जो मैकाले का शिक्षा नीति के संबंध में सिफारिशें थी, जो प्रावधान था, उसका उन्होंने समर्थन नहीं किया। उसमें पूरा परिवर्तन कर दिया, जैसे कि निषेधन सिद्धांत, ट्रिकल डाउन थ्योरी मैकाले की देन था। इसने कहा कि नहीं, ये सिद्धांत मान्य नहीं है, क्योंकि 35 से लेकर करके 54 ईस्वी तक ये 54 में जारी किया गया था। कब? 1854 में। इसका जो समय है वुड घोषणा पत्र का, वो कब है? 1854। तो 1835 से लेके 1854 तक देखा यह गया कि जो निषेधन का सिद्धांत है, जिसके तहत ये माना गया था कि ऊपर से शिक्षा छन छन करके नीचे वाले लोगों को मिल जाएगी, वो तो हुआ नहीं है। तो इसलिए ट्रिकल डाउन थ्योरीज का, निषेधन सिद्धांत का विरोध किया वुड ने। कहा कि नहीं, अब सिर्फ ऊपर के वर्गों को शिक्षा दिया जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि सभी वर्गों को शिक्षा दिया जाएगा।
तो मैकाले के इस पॉलिसीज का उसने खंडन किया। दूसरा कि उसने उस समय कुल 5 प्रांत थे, ब्रिटेन ने जितना देखा था, इधर देखिए, उसको छोड़िए, जब चेक करेंगे तो उसमें बात होगी उस पर। ब्रिटेन ने जो जितना क्षेत्र जीता था तो उसमें 5 एक प्रकार से प्रांत बना लिए थे। तो इसने कहा कि हर प्रांत में शिक्षा को विनियमित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मतलब सरकारी नियंत्रण के अधीन स्कूल को चलाने के लिए, रेगुलेट करने का ये हुआ। पहले था कि स्कूल अपना खोल लिया, जो चाहे पढ़ा दिए, जिसको चाहे शिक्षक बहाल कर लिया, वो पूरा पूरा खोलने वाले के इच्छा शक्ति पे डिपेंड। सरकार उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करती थी। इसने कहा कि नहीं, अब लोक शिक्षा विभाग, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट इसने बनाया हर प्रांत में, 5 प्रांत में, और बनाने के बाद उसको दायित्व दिया कि आप अपने प्रांत में जो स्कूल हैं उसको अफिलिएशन दीजिए, उसके कार्यों को देखिए, उस पर नियंत्रण स्थापित कीजिए। तो उस डिस्पैच में स्कूलों को सरकार के नियंत्रण में लाने का प्रयास किया गया और इस हेतु लोक शिक्षा विभाग, पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की नींव डाली। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद तीनों प्रेसिडेंसियों में प्रांत 5 थे लेकिन प्रेसिडेंसी तो 3 थे, जैसे कलकत्ता, जैसे मुंबई और मद्रास। तो कहा कि उच्च शिक्षा के लिए तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक विश्वविद्यालय बनेंगे। तो सबसे पहले अनुशंसा की थी कलकत्ता और मुंबई के लिए, और 1 साल बाद मद्रास के लिए भी, और फिर कुछ 3-4 साल वर्षों के बाद 3-4 और स्थानों पे, जैसे 61 में इलाहाबाद खुला विश्वविद्यालय। तो विश्वविद्यालय स्थापित करने की उस शिक्षा के लिए इसने अनुशंसा की और कहा कि ये जो विश्वविद्यालय खोले जाएंगे उस शिक्षा के लिए, ये लंदन विश्वविद्यालय के पैरामीटर पर बनाए जाएंगे। माने जिस तरीके से लंदन विश्वविद्यालय संचालित होता है, उसी तरीके से भारत में जो विश्वविद्यालय है वो संचालित होंगे। और ये काम क्या करेगा ये विश्वविद्यालय, इसकी व्याख्या करते हुए उसने कहा कि ये कॉलेजों को नियंत्रित करेगा और अनुसंधान का काम करेगा, पढ़ाएगा नहीं है। तो भारत में जो विश्वविद्यालय बने वो 2 कामों के लिए बने, एक कॉलेजों को विनियमित करने के लिए, उसका परीक्षा लेने के लिए, उसको डिग्री देने के लिए, और वहां से जो निकले तो उनके लिए शोध का एक संस्था उपलब्ध कराने के लिए। यानी विश्वविद्यालय बना था किस उद्देश्य से, तो रिसर्च करने के लिए, शोध करने, पढ़ाने के लिए नहीं बना था। क्लासेस नहीं चलते थे, प्रोफेसर रहते थे, लेकिन प्रोफेसर किस लिए रहते थे, तो रिसर्च करवाने के लिए, शोध करवाने के लिए। लंदन में यही होता था और इसी में ये प्रोविजंस था कि इसको संचालित करने के लिए एक चांसलर होगा और एक वाइस चांसलर होगा, प्रॉक्टर होगा, और शिक्षकों से मिल करके और समाज सेवियों से मिल करके एक सीनेट बनेगा। सीनेट क्या होगा, इसकी कार्यपालिका होगी, यानी विश्वविद्यालय में जो भी निर्णय लेना होगा वो सीनेट निर्णय लेगी और उसको कार्यान्वित चांसलर और वाइस चांसलर करेगा। तो इसीलिए सीनेट में का अस्तित्व आज भी सारे विश्वविद्यालयों में, जो भी विश्वविद्यालय उसमें निर्णय सीनेट के द्वारा लिए जाते हैं। यहाँ तक कि शिक्षकों की बहाली भी सीनेट की मंजूरी से करने की व्यवस्था की है। तो आज़ादी के बाद भी भारत में परिपाटी यही रही कि शिक्षकों यानी प्रोफेसर की बहाली जो होती थी, या उस समय लेक्चरर बोला जाता था, तो व्याख्याता बोला जाता था, उसकी बहाली जो होती थी वो सीनेट उसका अनुमोदन करता था, तभी वो बहाल होता था। अब तो कमीशन उसके लिए बन गया, जगह जगह यूजीसी के द्वारा रेगुलेट होता है, बहुत सारे नियम। लेकिन शुरू में हर विश्वविद्यालय शिक्षकों की बहाली के लिए स्वतंत्र। क्लियर? अब देखिए
कहा गया कि शिक्षक जो बहाल होंगे उनको प्रशिक्षित होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। तो उसके लिए एक प्रशिक्षण संस्था की स्थापना की, ठीक है, ट्रेनिंग कॉलेज जिसको बोला जाता है। और शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए इसने ये कर दिया, जो चार्ल्स ग्रांट में के बारे में हम लोग परसों की क्लास में पढ़े थे, याद है, जिसके बारे में कहा था कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक था चार्ल्स ग्रांट। तो चार्ल्स ग्रांट ने क्या विचार दिया था? उसने कहा था, उसी ने पहली बार ये लैंडमार्क बात कही थी कि भारत में अगर शिक्षा का प्रावधान करना है तो निचले स्तर पर देशी भाषा में शिक्षा दिया जाना चाहिए और उच्च स्तर पर अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा दिया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए कि देशी भाषा में शिक्षा देने की वजह से स्थानीय आधार पे सब लोग शिक्षित हो जाएंगे और फिर ऊपरी स्तर पे सभी लोग शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, कुछ ही लोग शिक्षा प्राप्त करते हैं उच्च शिक्षा। तो उच्च शिक्षा जो प्राप्त करना चाहेंगे उनको अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षित किया जाएगा और वहाँ पर अंग्रेजी के माध्यम से वो पाश्चात्य दर्शन का, वेस्टर्न फिलॉसफी का अध्ययन कर पाएंगे। तो ये जो चार्ल्स ग्रांट का विचार था, जो आधारभूत विचार था, जिसके कारण से हम बोलते हैं कि चार्ल्स ग्रांट आधुनिक भारतीय शिक्षा का पिता था या जनक था या प्रवर्तक था, तो चार्ल्स ग्रांट के इस विचार को सबसे पहले जिसमें शामिल किया गया वो वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच में ये कहा गया कि देशी भाषा के आधार पर निचले स्तर पर यानी प्राइमरी स्तर पर शिक्षा दिया जाएगा, लेकिन हायर शिक्षा जो दिया जाएगा वो अंग्रेजी के भाषा में। तो एक प्रकार से घोषणा थी, सिफारिश थी, बाद में रूल बन गया, तो यही कानून बन गया और इसी के आधार पर भारत में शिक्षा के प्रोविजंस किए गए। एनी कंफ्यूजन? अब लास्ट प्रोविजन हम समझाना चाहते हैं कि अभी तक शिक्षा में श्रेणीबद्धता नहीं थी। श्रेणीबद्धता का मतलब क्या कि जैसे पहला क्लास में देखा था कि मकतब में, मदरसे में, मठ में, मंदिर में शिक्षा दी जाती थी। इसमें कोई नियम वगैरह नहीं था, मौलवी साहब हैं, पंडित जी हैं, बच्चा आया और एक सिस्टम था कि चलो ककहरा पढ़ो, चलो अली बे पढ़ो, चलो पहाड़ा याद करो। ये जब हो गया, जो धार्मिक पुस्तकें होती थी उनको पढ़ाया जाता था। कोई करिकुलम, कोई सिलेबस और सिलेबस का क्लासिफिकेशन नहीं। वुड डिस्पैच में सबसे महत्वपूर्ण बात था कि इसने शिक्षा को वर्गीकृत किया। उस वर्ग को बनाने के बाद हर वर्ग के लिए जो है वो एक पाठ्यक्रम निर्धारित किया। तो इस प्रकार से उन पाठ्यक्रमों और वर्गों के आधार पर उसने विद्यालय का प्रारंभिक रूप तैयार किया, मध्य रूप यानी मिडिल स्कूल तैयार किया, उच्च स्तर की स्कूलिंग के लिए जो है वो हाई स्कूल बनाया। तो प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल का वर्गीकरण जो था वो वुड डिस्पैच में। तो पहली बार वर्गीकृत करके स्कूलों को हर वर्ग के लिए अलग अलग पाठ्यक्रम, अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो इतनी अच्छी बातें थी वुड डिस्पैच में, इसीलिए इसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा एक यूनानी लफ्ज है जिसका हिंदी में होता है अधिकार पत्र। बात समझ में आई? अधिकार पत्र का मतलब ये हुआ कि ये चीज अब आपको मिलेगी, अब इसको देने से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो जिस प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में व्यवस्था की गई उससे अब हर भारतीयों को शिक्षा का अधिकार मिल गया। इसी कारण से वुड घोषणा पत्र को, वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है या भारतीय शिक्षा का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो हम समझते हैं कि आप वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र अच्छी तरीके से समझ गए। देखिए, अब जो परीक्षा का ट्रेंड चेंज कर रहा है उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा जो है वो ब्रिटिश शिक्षा नीति ही पूछे। समझ गए? आपको बीच बीच में से उठाए से वुड डिस्पैच ही पूछ देगा आपको 10 नंबर में। तो इसलिए हर को एक यूनिट के रूप में पढ़िए, एक सम्मिलित रूप में पूरा शिक्षा नीति जानिए।
हो सकता है कि वही पूछ दे, तो उसमें भी आप सामर्थ्य होंगे कि कैसे हम शॉर्ट करके उसको लिखें, और एक उसका कोई खंड पूछे तो कैसे उसको एलोबरेट करें। तो हम आपको जो पढ़ा रहे हैं वो दोनों को दृष्टिगत रख के पढ़ा रहे हैं, और इसी ढंग से बड़ा वीडियो बना रहे हैं कि आप उसको एक सम्मिलित रूप से एक इकाई के रूप में भी व्याख्या करने में सक्षम हो, और उसके उपखंड के रूप में भी किसी बात की व्याख्या करने में सक्षम हो। क्लियर? अब देखिए साहब, दूसरा जो है उसको हम लोग बोलते हैं हंटर आयोग। दूसरा क्या है? हंटर आयोग। हंटर आयोग। हंटर आयोग। क्या दिखलाना है? अब देखिए साहब, कि ये जो हंटर आयोग था इसके अध्यक्ष थे W. हंटर। क्या थे? W माने W बोल रहे हैं हम, इंग्लिश का जो W होता है तो हिंदी में इस ढंग से लिखा था हंटर। ये थे क्या? तो कार्यकारिणी के लिए गवर्नर जनरल का जो या वायसराय का जो कार्यकारिणी होता है, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है, तो उसके ये मेंबर थे। ये सभी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना? वुड मेंबर नहीं थे, वुड बल्कि प्रधान थे। किसके? तो नियंत्रक मंडल के। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको ध्यान में दे करके चलिए। हम इसीलिए बहुत आराम से और समय लेकर के पढ़ा रहे हैं कि आप बोर्ड पे देख कर हर चीज़ों को ध्यान देंगे तो आधा से अधिक बातें आपको क्लास में ही याद हो जाएगी। फिर घर में जाके एक आध बार भी वीडियो देख लेते हैं शांति के साथ तो कंफर्म हो जाता है, और अगर लिख लेते हैं तो 100% आपकी शिक्षा पूरी हो जाती है। समय दे के पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आप डे टू डे का होमवर्क कर करके लाएं, ताकि लिख के लाएंगे तो चेक करेंगे हम तो आपको आपका रिवीजन हो जाएगा। यही नीति है पढ़ाने का। तो अध्यक्ष इसके कौन थे? W. हंटर। ये इस समय के जो गवर्नर जनरल थे या वायसराय कह लीजिए, वो कौन थे? लॉर्ड रिपन। क्या लॉर्ड रिपन? लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है वो आयोग गठित किया गया। आयोग गठित किया, और किसकी अध्यक्षता में? तो W. हंटर की अध्यक्षता में। अब बात समझ में आ गई? यस। यानी रिपन इंटरेस्टेड थे कि भारत में शिक्षा पर कुछ विचार हो, और उसके लिए अपने कार्यकारिणी के एक सदस्य को इसका जिम्मा दे दिया कि आप जो है साहब इस पर विचार कीजिए। लेकिन लॉर्ड रिपन ने एक निश्चित उद्देश्य के लिए ये आयोग बनाया था। तो ये जो इसका उद्देश्य था, इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य ये था कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा पर विचार करना, यानी बीच वाले शिक्षा पर। बात समझ में आई? जिसमें मिडिल और हाई स्कूल भी आ जाए। माध्यमिक शिक्षा पर विचार करना, ये उसका उद्देश्य था, ये कमेटी बनाने का। अब एक बात और जान लीजिए कि इसके विशेषता क्या थी। तो इसकी दो विशेषता काफी महत्वपूर्ण है, जो अक्सर जो है वो एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। कि पहली विशेषता तो ये थी
कि सबसे सर्वप्रथम माने अभी तक एजुकेशन के बारे में जितना भी आयोग बना था उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। इसमें सर्वप्रथम 8 भारतीयों को सदस्य बनाया गया। 8 भारतीयों को सदस्य बनाया गया। और दूसरा विशेषता इसकी ये थी कि सर्वप्रथम महिला शिक्षा पर विचार किया इसने। अभी तक किसी आयोग ने महिला शिक्षा पर कोई विचार नहीं किया था। ये आयोग ऐसा था कि जिसने सर्वप्रथम महिला शिक्षा पर विचार किया। तो इस ढंग से अगर आप पढ़ेंगे अलग अलग करके तोड़ तोड़ करके शीर्षकवार, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यही याद हो जाएगी। या इस ढंग से दिमाग में बैठा लेंगे और एक बैग आपको बोला जाएगा कि साहब हंटर आयोग के बारे में लिखिए, तो आपको क्रमवार सारी चीज़ें याद थी। पहला बात आप क्या बोलिएगा कि भाई किसने बनवाया था, तो रिपन ने बनवाया था। किसकी अध्यक्षता में बनवाया था, तो डब्ल्यू हंटर के। आखिर इसका उद्देश्य क्या था, तो प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर विचार करना। इसकी विशेषता क्या थी, तो पहली बार भारतीयों को 8 भारतीयों को शामिल किया गया और पहली बार महिला शिक्षा पर विचार किया गया। तो अब देखिए ये सीक्वेंस में आपके दिमाग में आ रहा है कि ऐसे ऐसे हमको लिखना है। और बीच बीच में बहुत सारी बात हम जो बता रहे हैं एक्स्ट्रा, तो इसके याद रहने पर वो भी याद आ जाएगा। तो अगर बड़े में लिखना है तो उनके व्याख्या करते हुए आप लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए कि डब्ल्यू हंटर ने सिफारिश क्या की, रिकमेंडेशंस क्या किया जिसको लागू किया। तो अगला विषय हमारा होगा जो पढ़ेंगे वो क्या, सिफारिश। तो जहां तक सिफारिश का प्रश्न है तो बिंदुवार इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। पहला सिफारिश ये क्या कि हाई स्कूल में दो प्रकार की शिक्षा दिया जाए। 2 प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था हो। ठीक है ना। एक प्रकार की शिक्षा को कहा उसने साहित्यिक शिक्षा। क्या कहा, साहित्यिक शिक्षा बता रहे हैं, सब का मीनिंग बता रहे हैं। और दूसरे प्रकार का शिक्षा कहा उसने व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा। देखिए साहित्यिक शिक्षा का मतलब हुआ कि ये जो लेगा शिक्षा तो उससे उच्च वर्ग में प्रवेश मिलेगा इसको, यानी उच्च वर्ग में प्रवेश के लिए साहित्यिक शिक्षा का प्रोविजन किया गया। माने सिंपल शिक्षा लिए आप, कोई टेक्निकल चीज नहीं लिए, पास किए तो आप आईए में एडमिशन लीजिएगा, उसको पास किए तो बीए में एडमिशन लीजिएगा। यानी साहित्यिक शिक्षा उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए दिया जाता है। और व्यावसायिक शिक्षा का जहां तक बात है तो ये रोजगार हेतु था। यानी आप मैट्रिकुलेशन में कोई व्यावसायिक शिक्षा आप लिए तो आपको आगे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यवसाय का आपने शिक्षा लिया वो व्यवसाय जाकर करके करने लगे। तब सोचिए कि भारत में या वैश्विक स्तर पे ये जो टेक्निक था उसकी व्यापक पैमाने पे प्रचलन जो है वो आप मान लीजिए कि 1980 के दशक से शुरू हुआ कि टेक्निकल एजुकेशन पर भी जोर दिया जाना चाहिए, रोजगारोन्मुखी शिक्षा। अब सोचिए रिपन कितना श्रेष्ठ था या डब्ल्यू हंटर कितना विद्वान आदमी था कि उसने शिक्षा के मोबिलिटी के लिए उसी समय समझ लिया कि शिक्षा में आकर्षण पैदा करना है अगर, तो शिक्षा को रोजगार से जोड़ा जाए।
और शिक्षा नैतिकता पर बल देती है, इसलिए इसके साहित्यिक स्वरूप के साथ भी छेड़छाड़ नहीं किया। उसने महसूस किया कि समाज में प्रतिभा के आधार पर बहुत तरह के लोग होते हैं। एक ऐसा वर्ग होता है जो बहुत अधिक प्रतिभावान होता है, वो वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त करेगा, तो ऐसे लोगों के लिए साहित्यिक शिक्षा का प्रोविजन किया। और उसने महसूस किया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा प्रतिभा नहीं होती है साहित्य के क्षेत्र में, और अपने पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं अधिक होती हैं, तो इसलिए उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी जो है रोजगार का होना चाहिए। इसीलिए हाई स्कूल लेवल पे उसने रोजगारमुखी शिक्षा का भी प्रोविजन किया कि जो व्यक्ति जिस वर्ग का होगा हाई स्कूल में उसी वर्ग में वो प्रवेश लेगा, और इस ढंग से शिक्षा का क्षेत्र हमेशा आकर्षक बना है। तो W.W. हंटर की ये काफी महत्वपूर्ण विशेषता। उसके बाद प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय भाषा में और उपयोगी बनाने का प्रावधान किया। और उपयोगी बनाने का की सिफारिश। अब देखिए, प्राथमिक शिक्षा का पहले भी कर दिया गया था, लेकिन इसमें क्या परिवर्तन हुआ कि जो प्राइमरी एजुकेशन वो पूरा लोकल लेवल पे हो। लोकल लेवल का मतलब क्या हुआ कि प्रॉब्लम भी लोकल हो और लैंग्वेज भी लोकल हो। अब जैसे मान लिया जाए किसी क्षेत्र में कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है जो स्थानीय आधार पर पाई, जैसे बटुआ बनाया जाता है या टोकरी बनाने की कला वहाँ है, वहाँ से दूसरे जगह टोकरी बन करके जाता है, या और भी स्थानीय आधार पर कुछ कला की चीज़ें होती हैं, तो प्राइमरी स्कूल से ही इन चीज़ों में प्रशिक्षित बच्चों को किया, ताकि जो बच्चा हायर एजुकेशन में नहीं जाए वो ये सब कुछ काम सीख करके जो है वो अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सके। तो प्राइमरी एजुकेशन को भी W.W. हंटर ने आकर्षक बनाने का प्रयास किया। उसके बाद अगला जो इसका प्रोविजन था कि प्राथमिक क्षेत्र में प्राथमिक शिक्षा में निजी प्रयास का स्वागत किया गया। निजी प्रयास का W.W. हंटर ने कहा कि सरकार के पास इतना समय और इतना संसाधन नहीं है कि उन संसाधनों के तहत वो हर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोल दें, और सरकार की नीति ये थी कि हर क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय रहे ताकि हर लोग शिक्षित हो। तो इसकी व्यवहारिकता को देखते हुए W.W. हंटर ने कहा कि सरकार जब सक्षम नहीं है तो निजी लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, माने निजी लोग प्राइमरी स्कूल खोले और चलाए। लेकिन साथ साथ ये भी कहा उसने कि यदि निजी लोग सामने नहीं आते हैं तो सरकार अपने दायित्वों से मुकर नहीं सकती। मतलब जिन क्षेत्रों में निजी लोगों ने प्राथमिक स्कूल खोल दिया तब तो ठीक है, अगर जिन क्षेत्रों में निजी लोगों ने प्राथमिक स्कूल नहीं खोला तो वहां सरकार को खोलना होगा। ये सिफारिश किसने की? W.W. हंटर। और उसके बाद कि शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंप दिया है। स्थानीय
निकायों को सौंप दिया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहते हैं हम, आज भी है ये, कि डब्ल्यू हंटर ने कहा कि इतना ज़्यादा स्कूल है, ये है, तो इसका मैनेजमेंट जो है वो केंद्रीकृत नहीं हो सकता है। गवर्नर जनरल चाहेंगे कि हम सब पर नियंत्रण रखें, तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो इसको वर्गीकृत कर दिया जाए। जैसे कुछ स्कूल नगर पालिका के अधीन चले, कुछ स्कूल जिला परिषद के अधीन चले, कुछ स्कूलों को पंचायत चलाए। तो ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा कि नगर पालिका या नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत ये स्थानीय आवश्यकता को ज़्यादा अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि इसमें स्थानीय प्रतिनिधि रहते हैं। तो इसलिए ये अगर प्राइमरी स्कूल चलाएंगे या मिडिल स्कूल चलाएंगे तो केंद्र सरकार से अच्छी अवस्था में चलाएंगे। तो ये चूंकि व्यवहारिक बात था, इसलिए आज भी आप देखिए कि नगर पालिका के स्कूल अलग होते हैं, है ना, जिला परिषद के स्कूल अलग। बहाली में आप देख लेते हैं कि जिला परिषद बहाल कर रहा है, नगर निगम बहाल कर रहा है या पंचायत बहाल कर रहा है, तो हर के स्कूल अलग अलग है। तो इसकी बुनियाद जो डाली गई थी, जो अभी वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, ये बुनियाद किस समय डाली गई थी? तो 1882 ईस्वी में। ये डब्ल्यू हंटर का जो समय है ना, उसको थोड़ा लिख लीजिए, हर में समय हम भूलते चले जा रहे हैं। ये 54 है, तो हंटर आयोग का समय क्या है? 1882। तिथि भी पूछ देता है कभी कभी। तो ये 54 था वो डिस्पैच का, इसका पीरियड क्या है? 1882। अब देखिए साहब, अगला जो है कि सभी कॉलेजों में, कॉलेज के लेवल पर भी था तो ये प्राथमिक और माध्यमिक, लेकिन उस शिक्षा पर भी इसने कुछ सिफारिशें की कि सभी कॉलेजों में एक प्रकार का पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस जो है जैसे स्कूल में एक प्रकार का हो गया है, वैसे ही कॉलेजों में भी एक प्रकार का पाठ्यक्रम हो। और शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? नैतिकता पैदा करना, मोरालिटी। ये पहली बार इस आयोग ने एक्सेप्ट किया कि जो अंग्रेज मान रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्लर्क पैदा करना है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य जो है वो नैतिकता उत्पन्न करना है। जब तक नैतिक रूप से लोग श्रेष्ठ नहीं होंगे तब तक एक अच्छा समाज नहीं बनेगा। जब तक एक अच्छा समाज नहीं बनेगा तब तक देश अच्छा नहीं बन सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन का जो व्यक्तित्व था कि वो भारतीयों का सही मामले में उत्थान करना चाहता था, और इसी कारण से इसको सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता था। सज्जन रिपन, हाँ हाँ, सज्जन मने अच्छा रिपन। आप बोले कि दिवाकर बहुत सज्जन लगा, तो मतलब कैरेक्टर के हिसाब से बहुत अच्छा है, मिलने के हिसाब से बहुत अच्छा है, वायदे के हिसाब से बहुत अच्छा है, यानी हमारे अनुकूल है, उसके अनुकूल। तो रिपन जो था भारत के अनुकूल थे, इसीलिए इसको सज्जन रिपन कहा जाता है। तो उसके काम में झलकता है कि शिक्षा के क्षेत्र में उसने ऐसी व्यवस्था की जिससे भारतीयों को फायदा हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसने इस बात की घोषणा की कि शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ नौकरी पाना नहीं होता है, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य जो है नैतिकता का विकास। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर बाकी बचे हुए चीज़ों को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद।